हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि आज 22 दिसंबर है। और 22 दिसंबर का जब हम नाम सुनते हैं तो काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि इस दिन कुछ खास है। खासकर जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में जानते हैं। और आज 22 दिसंबर है, आज इसके कुछ स्पेशल डेज हैं और कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। जैसे कि आज क्लास के दौरान कुछ बच्चों ने बोला कि सर इसके बारे में थोड़ा एक विधिवत वीडियो बना दीजिए जिससे कि हम लोग इसका विस्तृत अध्ययन कर सकें, जान सकें इसके बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, और इस 22 दिसंबर से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उन्हें समझ सकें। तो हमने सोचा चलो इस पर एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 22 दिसंबर है, और जो आज 22 दिसंबर है तो इस दिन की क्या इम्पोर्टेंस है। मोस्टली लोग तो ये जानते हैं कि आज 22 दिसंबर है तो आज महान गणितज्ञ श्री रामानुजम जो थे उनकी याद में आज राष्ट्रीय गणित दिवस है। ये मोस्टली नॉन फैक्ट है, ज़्यादातर लोग इससे अवेयर होते हैं, जानते हैं। हम क्या करते हैं कि पहले कुछ ऐसे फैक्ट्स जानते हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं और उनसे हम इस पॉइंट तक आते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, मोस्टली लोग हम आप मानते हैं कि भारत में जो पहली ट्रेन चली थी वो जो पहली ट्रेन चली थी भारत में वो चली थी 1853 में, मुंबई से थाड़े के बीच में। और ये सही भी है, परंतु उसमें अगर छोटा सा एक पॉइंट घुमा दिया जाए कि पहली मालगाड़ी कब चली थी, क्योंकि ये तो एक यात्री ट्रेन थी, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ फिर हम लोग हवा में ताकते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। 22 दिसंबर 1851 को हमारे देश की जो पहली ट्रेन थी वो मालगाड़ी थी और वो चली थी उत्तराखंड में, जो कि यूपी से अलग हुआ एक स्टेट है उत्तराखंड, जिसको हम पूर्व में उत्तरांचल के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर गंग नहर के निर्माण के लिए कुछ सामग्री ले जानी थी, सामान ले जाना था, जिसके लिए रुड़की से यह ट्रेन चली थी। तो ये सिर्फ 2 बोगी की ट्रेन थी, इसमें 2 ही डब्बे थे और एक मालवाहक ट्रेन थी। ये सामान को लेकर के गई थी गंग नहर के निर्माण के लिए। ये एक इसका पहला फैक्ट था। परंतु जब भी हमसे पेपर में पूछता है कि हमारे देश की पहली यात्री ट्रेन कब चली थी, तो मुंबई से थाड़े के बीच में 34 किलोमीटर के ट्रैक में 1853 में चली थी। दूसरा फैक्ट अगर आज की डेट का देखते हैं तो 22 दिसंबर 1882 में क्या हुआ था कि जो क्रिसमस ट्री था, जो लोग क्रिश्चियन होते हैं वो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बता सकते हैं आपको, क्योंकि जो 25 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं उसको मनाने के लिए क्रिसमस ट्री जो एक डेकोरेशन किया जाता है। और ये जो डेकोरेशन होता है उसमें पहले मोमबत्तियों का इस्तेमाल होता था, कैंडल का इस्तेमाल होता था। परंतु थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब बना दिया तो पहली बार 22 दिसंबर 1882 को क्रिसमस ट्री को मोमबत्तियों के स्थान पर बल्ब से सजाया गया था। और उसके बाद हर वर्ष की यही परंपरा हो गई कि इस तिथि को और क्रिसमस ट्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दूसरा फैक्ट था जो कि 22 दिसंबर से रिलेटेड था। अगर हम तीसरे फैक्ट को देखते हैं तो हम आप में से बहुत से लोग आजकल जानते हैं कि बहुत से लोग आजकल पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट और अन्य बहुत सारे डिग्रियां कर रहे हैं, मास्टर पीजी और यूजी। जैसे कि सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी, जिसको हम लोग समाज का विज्ञान या समाज शास्त्र कहते हैं। आजकल इस सब्जेक्ट का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, यूपीएससी हो या एजुकेशन के क्षेत्र में हो। ये एक नवीन सब्जेक्ट है और इससे हम अगर इसका स्टडी करते हैं तो समाज के बारे में जितना अध्ययन कर सकते हैं डिटेल में, यानी कि आज हमें समाज का किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं अध्ययन करने की ज़रूरत महसूस होती है।
क्योंकि इतने ज़्यादा चेंजमेंट आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, नारीवादी आंदोलन आ रहे हैं, कृषक आंदोलन आ रहे हैं, समाज में नए चेंजमेंट हो रहे हैं। यानी कि जब से इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है तब से ही समाज शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। किसी न किसी रूप में ये विषय चलता रहा है, परंतु इसको एक विधिवत पहचान जो है तब मिली जब 22 दिसंबर 1838 में सोशियोलॉजी के फादर कहे जाने वाले अगस्ट कॉम्टे जी ने इसके लिए सोशियोलॉजी नाम का चयन किया। हाँ, पहले इसको इन्होंने सोशल फिजिक्स नाम कहा था। एक्चुअली इनके गुरु थे अगस्ट कॉम्टे जी के, उनका नाम था सेंट सीमन। तो जो सेंट सीमोन थे तो उनके मन में विचार आया कि जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद उन्होंने देखा कि लोगों का जो एक औद्योगिक क्रांति के बाद जो आदमी पहले क्या करता था, फटे पुराने कपड़े पहन के घूमता था, आज वो सिगार पी रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते जा रहे हैं, लोग टाई बांधने लगे हैं। यानी कि समाज में बहुत तेजी से परिवर्तन आने लगा, नई नई वस्तुएं बनने लगी, लोगों की जीवन शैली बदलने लगी। उसी समय 1789 में एक क्रांति हुई फ्रांस की, जो कि एक बौद्धिक क्रांति थी, विचारों की क्रांति थी। और उस क्रांति ने पूरी दुनिया में एक ऐसा आंदोलन, ऐसा वैचारिक आंदोलन ला करके खड़ा कर दिया कि लोग सोचने लगे चीजों को तार्किक तरीके से। यहाँ पहले हम लोग मान लेते थे कि ये हमारे भाग्य में होगा, जो होगा नसीब होगा, ऐसा मानते थे, परंतु इसके बाद लोग तार्किक तरीके से सोचने लगे, नहीं भाई, अगर कोई चीज ऊपर से गिरती है तो नीचे क्यों आती है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यानी कि हर चीज को हम एक तार्किक ढंग से देखने लगे। कहीं ना कहीं हमें विज्ञान का, तर्क का यूज होने लगा समाज में। लोग हर घटना के पीछे उसके छुपे हुए कारण जानने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्हीं चीजों को सेंट सीमन जी देख रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि हम एक समाज में होने वाले इन सामाजिक, बौद्धिक और औद्योगिक परिवर्तनों को क्यों ना एक नए विज्ञान के रूप में इसको हम डिफाइन करें और एक नया विज्ञान बनाएं। तो उन्होंने इस विज्ञान को एक नया नाम दिया था सेंट सीमोन जी ने, जो अगस्ट कॉम्टे के गुरु थे, उनका नाम था सेंट सीमोन। इन्होंने सोशल बायोलॉजी नाम दिया था। इन्होंने जो नाम दिया था सोशियोलॉजी को, वो दिया था सोशल बायोलॉजी। और कॉम्टे जी ने नाम दिया था सोशल फिजिक्स। पर उसी समय क्वाइट लेट नाम के कैंडिडेट थे, काफी चर्चित व्यक्ति रहे हैं, तो उन्होंने सोशल फिजिक्स का नाम ऑलरेडी यूज कर लिया था। अब अगस्ट कॉम्टे जी को लगा, यार मैंने एक नया विषय बनाया है, नई चीज की है, हर चीज मैंने अपने हिसाब से की है, अपने गुरु के सपने को साकार किया है और इतना स्टडी किया है, और अगर मेरा नाम पहले वाले आदमी ने पहले से इस्तेमाल कर रखा है तो इस नाम का जो एक महत्व है, इस विषय का जो एक महत्व है, वो घट जाएगा। तो उन्होंने सोशल फिजिक्स नाम को कट करके उसकी जगह पर एक नाम दिया सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र। इस प्रकार से 22 दिसंबर 1838 को पहली बार एक नए नवीन विज्ञान को सोशियोलॉजी का नाम दिया गया। इस प्रकार से समाज शास्त्र की उत्पत्ति हुई और आज लोग समाज शास्त्र में बहुत गहन अध्ययन कर रहे हैं। यानी कि आज हम जीवन के, बच्चे के जन्म से लेकर उसके अंत्येष्टि या संस्कार तक सारी घटनाओं को सोशियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। आज ह्यूमन साइंस हो, पॉलिटिकल साइंस हो, यानी कि आज हर विज्ञान को कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी की किसी ना किसी रूप में जरूरत पड़ रही है। आज हमारे जो प्रशासनिक कर्मचारी बन रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो उसमें भी ऑप्शनल के रूप में सोशियोलॉजी का और समाज कल्याण के लिए, समाज के बारे में जानने के लिए इस सब्जेक्ट का दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है। तो ये 3 फैक्ट ऐसे थे जो ऑलरेडी 22 दिसंबर से जुड़े हुए थे, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारियाँ होती हैं। अब हम बात करते हैं जिसकी जानकारी मोस्टली लोगों को होती है, यानी कि जो आज राष्ट्रीय गणित दिवस है, उसके बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड गांव में महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर
रामानुजन का जन्म हुआ था और ये अपनी अल्पायु में ही यानी कि 26 अप्रैल 1920 को यानी कि अप्रोक्सीमेटली 32 ईयर में 32 वर्ष की आयु में ये स्वर्गवास हो गया था इनका और इनकी डेथ जो है वो चेन्नई में हुई थी। तो जो रामानुजनाचार्य थे तो इन्होंने बचपन में देखते हैं इन्हीं के आज उपलक्ष्य में क्या हुआ कि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया गया और वो दिवस हम लोग मनाते हैं। तो एक्चुअली रामानुजनाचार्य जो थे इन्होंने प्रारंभ में बहुत सारे काम किए। जब ये बाल्यावस्था में थे तो 10th की पढ़ाई में हुआ क्या कि ये अपने 5 अन्य सब्जेक्टों में फेल हो गए, 0 नंबर लाए और गणित में इनके 100 में से 100 मार्क्स थे। तो टीचर ने इनके माँ को और पिता को स्कूल में बुलाया। इनके पिताजी मुनीम थे, गरीब घर से थे। तो इनको बुलाया गया स्कूल में, पूछा गया कि आपके बच्चे का ऐसा क्या है कि अन्य सब्जेक्ट में वो 0 मार्क्स ला रहा है और मैथ में वो इतना अच्छा स्कोर कर रहा है। तो उनकी माँ ने कहा कि जब वो गणित का महत्व उतना ज़्यादा था, बोली कि जब हम बच्चे को जन्म देते हैं, पैदा होता है, पृथ्वी पर आता है तो सबसे पहले उंगली गिनना सिखाते हैं। तो वहाँ पर भी गणित का यूज, यानी कि खाना जब खाते हैं तो बच्चे से पूछते हैं 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, वहाँ पर भी गणित का यूज। तो यानी कि गणित एक प्रकार से सिद्धांत के रूप में नहीं, हमारे व्यवहारिक जीवन में भी कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन की क्रियाओं से जुड़ी हुई है, परंतु उसका रूप थोड़ा सा डिफरेंट है जो हम नहीं समझते हैं। और जब रामानुजनाचार्य जी की माँ ने ऐसा एक्सप्लेनेशन अध्यापक को दिया तो वो भी हतप्रत रह गए कि जब माँ ये ऐसी सोच रखती है तो शायद माँ का ज्यादातर इफेक्ट बच्चे पर पड़ा है, इसीलिए बच्चा जो है गणित में बहुत ज्यादा अच्छा है। और इन्होंने अपनी मात्र 13 वर्ष की उम्र में 1900 में एक प्रमेय लिखी और वो प्रमेय काफी फेमस हुई और आगे चल करके इन्होंने पाई की वैल्यू कैलकुलेट की, बहुत सारी प्रमेय दी, लगभग 100 से अधिक इन्होंने प्रमेय दी। तो जब इनकी प्रमेय सर्वसमीकाओं की जानकारी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हार्डी को यह जानकारी हुई कि इंडिया में कोई एक बच्चा है, बहुत अच्छा है गणित में और उसने कुछ सर्वसमीकाएं लिखी हैं। तो उनके पास इनकी बुक गई, उन्होंने उसे हल किया पर वो हल ही नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पाए कि इसमें क्या लिखा है। उन्होंने अपने अन्य सहपाठियों से, अपने मित्रों से, अन्य प्रोफेसर लोगों से बातचीत की, देखा, समझा, बट अंततः उन्हें भी नहीं समझ में आया कि ऐसा क्या लिखा गया है, ऐसा क्या रामानुजन ने लिखा है, ऐसा कौन सा इसमें फार्मूला देने की कोशिश की है कि हम लोगों के समझ से बाहर है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना यार माथापच्ची छोड़ते हैं। जनरली होता क्या है कि हम लोग यही करते हैं, जब किसी चीज को आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो हम लोग सोचते हैं हटाओ यार, छोड़ते हैं, अब क्या होता है। वही हुआ, प्रोफेसर हार्डिन के मन में विचार आया क्यों ना हम रामानुजन को इंडिया से यहाँ बुला लें। इनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बुलाया गया 1914 में। ये वहां गए और उन्होंने अपनी सारी प्रमेय को और सर्वसमीकाओं को इतने इजी तरीके से एक्सप्लेन किया कि प्रोफेसर हार्डी ने खुद एक स्टेटमेंट दिया कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गणितज्ञों से मिला, देखा, सुना, समझा, परंतु मैंने बहुत कुछ सीखा, परंतु जैसा कि मैंने एक स्टूडेंट से, एक बालक से सीखा, ऐसा आज तक मैंने किसी से नहीं सीखा। प्रोफेसर हार्डी ने जो है रामानुजम के साथ मिलकर के काम करने की इच्छा जताई। अब प्रोफेसर थे, वो इतने हायर लेवल पे थे, एजेड भी थे, परंतु उन्होंने मात्र उस समय इनकी जो है एज थी 27 ईयर और इनके साथ काम करने के लिए उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि रामानुजम के साथ मुझे काम करना है। काम किया इन्होंने। आगे चल करके 1918 में जो है रामानुजम को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो चुना गया। इसका इन्हों फेलो चुना गया 1918 में और ये वहां फेलो प्राप्त करके वहां पर बहुत सारी 1300 से अधिक सर्वसमीकाएं लिखी, काम किए। इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी। आगे चल करके अल्पायु में ही 26 अप्रैल 1920 को 32 वर्ष की अवस्था में इनका जो है स्वर्गवास हो गया, क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट में इतना ज्यादा विलीन हो गए थे। आगे देखते हैं, जैसा कि 26 अप्रैल 1920 में मात्र 32 वर्ष की अवस्था में इनका
जो है स्वर्गवास हो गया, क्योंकि ये अपने काम में इतना विलीन हो गए, इतना विलीन हो गए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे पाए। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि जो इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से इन्होंने एक परचून की दुकान में काम किया। तो जब वहाँ काम किया तो इन्होंने कुछ प्रमेय हल की थी, तो उसमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा लिखा था। तो जिस दुकान में ये काम करने के लिए गए कि कुछ यार आय का साधन हो जाएगा, उसके बाद जीवन यापन चलेगा, तो जब ये दुकान में गए काम करना स्टार्ट किया, तो वहाँ का जो मालिक था उसने देखा कि इनकी पूरी बुक देखी, बोला यार नंबर तो है ही नहीं, इसमें तो टोटल भरा हुआ है, डिजिट सब अक्षर शब्द यही लिखे हुए हैं, यहाँ कोई संख्याएं है ही नहीं, शायद रामानुजम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे हमारे यहाँ। उसने सोचा कि नौकरी से निकाल देते हैं, परंतु उनके एक मित्र ने कहा जो पहले से वहाँ मुंशी थे कि अरे रख लीजिए सर, गरीब आदमी है, अच्छा लड़का है, देखने में अच्छा है, अट्टा कट्टा है, काम कर लेगा। तो ऐसे इनको नौकरी मिली थी। तो ऐसा भी इनके जीवन में एक वाकया रहा, कुछ समय के लिए इन्होंने जो है ऐसा जो है दौर भी देखा अपना। तो ऐसा इनका कुछ जीवनचर्या रहा। बहुत समय के बाद इनकी इस विद्वानता का पता चला, जब क्या हुआ कि इनकी 125वीं जयंती थी। एक्चुअली होता क्या कि हमारे इंडिया में चाहे जगदीश चंद्र बसु हों, आर्यभट्ट हों या तुम्हारे भास्कराचार्य जी हों, हमारे यहाँ जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, जैसे बोधायन, पाइथागोरस प्रमेय को बोधायन ने पाइथागोरस के जन्म के लगभग 2500 साल पहले ही बता दिया था। परंतु हम लोगों ने, इंडियन ने किया क्या कि अपनी संस्कृति, अपनी चीज़ों को, अपने यहाँ की चीज़ों को हम लोगों ने ज़्यादातर किताबों तक ही सीमित रख दिया और उसको हमने दूसरे देशों तक फैलाने की कोशिश नहीं की, और उसको हमने कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ करके देख लिया। जैसे लोगों ने सोचा यार हिंदू है, हिंदुओं के बाद दूसरा धर्म आया, उसने सोचा कि हिंदुओं का हम खंडन करते हैं। पर लोग ये नहीं सोचते कि हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ व्यू ऑफ लाइफ। ये जीवन जीने का एक तरीका है, दृष्टिकोण है, ना कि एक धर्म है। तो चलिए वो तो एक धर्म से जुड़ी हुई अलग चर्चा हो गई। तो हुआ क्या कि हम लोगों ने, जैसे एक गांव में कहावत होती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो जो हमारे यहाँ के जैसे बोधायन थे, सुश्रुत थे, भास्कराचार्य थे, आर्यभट्ट थे, जिन्होंने जीरो के बारे में बताया। और अगर स्वामी विवेकानंद शायद शिकागो विश्वविद्यालय ना गए होते और जीरो पर उन्होंने स्पीच ना दी होती, तो शायद स्वामी विवेकानंद जैसा महान तेजस्वी, महान समाज सुधारक व्यक्ति को भी हम लोग आज याद ना करते। क्योंकि उनको पहचान कहाँ से मिली ना, जब उन्होंने 1892 में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में स्पीच दिया, वहां से जाके 1893 में दिया था। तो 1893 में जब विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में उन्होंने स्पीच दिया, तब उन्हें जाकर के एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से पहचान मिली, तब उनकी भारत में इज्जत हुई। ऐसे ही जगदीश चंद्र बसु के साथ था, उन्होंने डिफाइन करके दिखाया, प्रूव करके दिखा दिया कि पेड़ों में भी जीवन होता है। तो बहुत समय बाद जब इनकी 125वीं जयंती थी, तो इनकी 125वीं जयंती में जो है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन जी, उन्होंने 2011 में ये प्रस्ताव रखा कि हम जो है रामानुजम की जो जयंती है उसको हम लोग जो है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इनकी 125वीं जयंती 2012 में पहली बार ये डे सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। और अभी 2022 है, यानी कि अभी इनका 135वीं जयंती है जो इस वर्ष हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। और आज के डेज की जो थीम थी वो है मैथमेटिक्स यूनिटस। आज के डेज की जो थीम है वो ये है, जिसको कि कनाडा के ओटावा यूनिवर्सिटी की एक कैंडिडेट हैं यूलिया नरेस्टोवा, इन्होंने दिया है। तो ये थीम किसके द्वारा दी गई है? यूलिया नरेस्टोवा, ये कनाडा में ओटावा यूनिवर्सिटी में, ठीक है, स्टूडेंट हैं वहाँ के, और उन्होंने इस वर्ष की ये थीम दी है। तो इस वर्ष की थीम है मैथमेटिक्स यूनिटस। तो ये तो कुछ और भी जानकारियां थी कि इनकी जयंती पर जो है कौन सा डेज मनाते हैं। आप लोगों को ये डाउट तो क्लियर ही होगा कि जब कोई महापुरुष का जन्म होता है उसको हम लोग जयंती के नाम से जानते हैं, और जब उनका स्वर्गवास होता है तो उसे हम लोग पुण्य तिथि के रूप में याद करते हैं। तो इनकी जयंती पर हम लोग जो है ये डेज सेलिब्रेट करते हैं। और शस्त्र नामक एक संस्था है, इसने 2005 से जो है
रामानुजम की याद में गणित का यंग जो मैथमेटिशियन होते हैं उनके लिए एक अवार्ड स्टार्ट किया है, जिसको हम लोग शस्त्र अवार्ड कहते हैं, जिसका पूरा नाम है सन मुंगा, ठीक है, आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी। इसके द्वारा अवार्ड स्टार्ट किया गया था 2005 से, जो कि इस वर्ष 2022 के लिए जो रामानुजम के साथ शस्त्र एकेडमी का जो पुरस्कार जुड़ा हुआ है वो 2022 के लिए दिया गया है यूंकिंग टैंग को दिया गया है, यूंकिंग टैंग को। और ये अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इनको इस वर्ष का ये पुरस्कार दिया गया है। पर अगर हम बात कर लें वहीं सिर्फ और सिर्फ रामानुजमाचार्य के पुरस्कार की कि रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया है शस्त्र हटा करके, तो यह पुरस्कार दिया गया है 2022 का नीना गुप्ता को। ये काफी चर्चित महिलाएं हैं, इनका नाम सुना भी होगा आप लोगों ने, नीना गुप्ता जी का। इनको इसके पहले भी, ये भारतीय हैं और इनको कई सारे पहले भी पुरस्कार गणित के क्षेत्र के मिल चुके हैं और काफी जो है इस समय वो गणित के लिए जो है कार्य कर रही हैं। जो विज्ञान भारती है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, उसने 1991 में 1991 में विज्ञान गणित को आगे बढ़ाने के लिए एक योजना चलाई थी जिसको हम विज्ञान भारती के नाम से जानते हैं, जो कि आज लगभग देश के सभी IITs, NITs और अन्य भी जितने भी टेक्नोलॉजिकल कॉलेज हैं वहां पर एडेड होकर के काम कर रही है। तो आज की जो जयंती थी उससे रिलेटेड कुछ ये फैक्ट्स थे। और कुछ और अगर हम मुद्दों की बात करें तो जैसा कि हम आप सब लोग जानते हैं कि पाई, रामानुजम के ऊपर तो चर्चा करने के लिए काफी घंटों का भी टाइम कम पड़ जाएगा। तो जैसे पाई है, पाई को हम लोग कहते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है और इसकी वैल्यू हम लोगों को पढ़ाई जाती है 22/7। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। भाई जब पाई की वैल्यू 22/7 है तो ये परिमेय कैसे हो सकती है और ये अपरिमेय कैसे है? तो यही कंफ्यूजन रहता है ना। तो कंफ्यूजन आज दूर करते हैं। एक्चुअली क्या है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि पाई का मान कभी भी 22/7 नहीं होता है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग बचपन में होते हैं, इंटरमीडिएट तक होते हैं, तो ये चीजें अगर हमें अध्यापक पढ़ाएगा तो हमारे आउट ऑफ माइंड चली जाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे चीजों को। तो उन्हीं चीजों को आसान करने के लिए एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 22/7 है। इस वजह से पाई का ये मान होता नहीं है, केवल अध्ययन के लिए माना गया है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि इसकी ये वैल्यू मान लेते हैं, परंतु इन दोनों में ये कहें कि ये इसकी वैल्यू है तो ऐसा कहना गलत है। इसलिए ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि रामानुजमाचार्य ने जो है प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर के 1729 संख्या पर भी काम किया था। बहुत सारे सिद्धांत दिए, बहुत सारी प्रमेय दी। इन्होंने अपनी जितने भी महान लोग होते हैं वो ज्यादातर कम ही जीते हैं। चाहे ये भी देख ले या ये देख लें कि इनको रोग लग गया, समस्याएं हो गई, इसलिए अपनी जिंदगी से इन्हें अलविदा करना पड़ा। परंतु ज्यादातर जितने भी महान लोग होते हैं वो पृथ्वी पर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं। हम किसी भी महापुरुष को उठा के देख लें, स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष में जो है उनका देहावसान हो गया था। वैसे जितने भी लोगों को हम देखते हैं ज्यादातर वो कम ही समय तक जीते हैं और अपना काम करके समय से यहाँ से चले जाते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए, काम किए, और जो पाई और 22/7 के बीच में डिफरेंस है उसको भी हम लोगों ने समझ लिया। आप लोग चाहें तो रामानुजम पे एक फिल्म बनी थी 2016 में, जो कि एक बार यूपीएससी ने भी अपने एग्जाम में पूछा हुआ है। यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ये चीज विशेष ध्यान रखिए, ये नहीं कि कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं, यूपीएससी ने भी ये क्वेश्चन पुटअप किया है और ये फिल्म बनी थी 2016 में। उस फिल्म का नाम है द मैन हु नो इनफाइनाइटी, यानी कि वह व्यक्ति जो अनंतता को जानता है, अनंत को जानता है। यह फिल्म बनी थी 2016 में। आप चाहें तो इस फिल्म को भी देख सकते हैं। और भी बहुत सारे चीजें आपको यूट्यूब पे, गूगल पे अवेलेबल हैं जहां से जानकारियां ले सकते हैं। तो ये वो सारे हमने फैक्ट्स बताए हैं कम समय में, संक्षिप्त रूप में, जिससे आप आज के जो डेज हैं उसकी जो थीम है उससे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं वो जान सकते हैं। तो चलिए आज यहीं के साथ हम लोग क्लास जो है समाप्त करते हैं। सभी को शुभ रात्रि। और यदि किसी को कोई समस्या हो
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और कुछ भी अगर ऐसा चाहिए किसी डेज से रिलेटेड, तो मेरी तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी भी डेज को आप ऐसे ही पढ़ें, उससे जुड़े हुए कैंडिडेट, उससे जुड़े हुए इवेंट्स को डिटेल में जानें। केवल पढ़ाई का मतलब ये ना रखें यार कि मुझे फैक्चुअल पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, वनडेज एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना नहीं। आप नॉलेज के दृष्टिकोण से पढ़िए, ठीक है? तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा चीज़ों को समझने के लिए और उनको लर्न करने के लिए और एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए। दैट्स ऑल।